गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज का जो टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो 12th बायोलॉजी के डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट का चैप्टर नंबर 31 है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के लेसन नंबर 31 और ये आज का लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हमारा डिस्कशन स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया पर रहेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे लैंगिक जनन की क्रिया पर। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये जो यूनिट है 12th बायोलॉजी की, ये मानव में लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। और इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और वो सभी चैप्टर्स मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो उसी यूनिट का हम एक पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चैप्टर 31 है ये लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं, उस प्रक्रिया से संबंधित है। तो डिस्कस करते हैं, बात कर रहे हैं लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया की कि जीवों में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसके 2 मेथड, 2 विधियां हैं। एक अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे ह्यूमन, मानव की, तो मानव में केवल लैंगिक विधि से ही जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन की क्रिया मानव में अनुपस्थित है। मानव में जब लैंगिक प्रजनन की क्रिया होगी तो उस समय या लैंगिक जनन की क्रिया के समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं कह दें या 2 महत्वपूर्ण स्टेप, चरण सम्मिलित होते हैं। तो जब लैंगिक जनन होगा तो उस समय जो पहली घटना, जो फर्स्ट इवेंट होगा वो आपका है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। और लैंगिक प्रजनन के समय जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होगी
वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की है। तो ब्रॉडली दो बातें याद रखनी है। जब भी लैंगिक विधि से जनन की क्रिया होगी तो दो घटनाएं उपस्थित होगी। उसमें से फर्स्ट इवेंट, पहली घटना गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की है और दूसरी घटना फर्टिलाइजेशन निषेचन की है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 31 है वो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस यानी लैंगिक जनन की जो पहली घटना है, जो फर्स्ट स्टेप है, उससे संबंधित है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, युग्मक जनन के बारे में। तो यहां दो बातें ध्यान रखनी है। मानव में दो प्रकार के युग्मक निर्मित होते हैं। तो जब लैंगिक जनन होगा तो एक तो बनेगा मेल गैमिट, नर युग्मक, जिसे हम स्पर्म, शुक्राणु कहेंगे। दूसरा बनेगा मादा युग्मक, जिसे ओवम कहा जाएगा, अंडाणु कहा जाएगा। तो दो प्रकार के गैमिट हुए, स्पर्म, ओवम। शुक्राणु नर युग्मक है, अंडाणु मादा युग्मक है। तो गैमिट जब दो प्रकार के हैं तो युग्मक जनन की प्रक्रिया भी दो प्रकार की हुई। एक प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक बने, दूसरी प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक बने। तो नाम दे दिए कि नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को तो हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। इसी प्रकार अंडाणु या मादा युग्मक के निर्माण को कहेंगे oogenesis, अंड जनन। तो जो युग्मक जनन है वो क्या है, तो एक छोटी सी परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं? लैंगिक जनन के समय युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो जब भी लैंगिक जनन होगा, युग्मकों का, गैमेट्स का निर्माण होगा और गैमेट के निर्माण की इसी प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन कहा जाएगा। अब युग्मक दो प्रकार के हैं, एक नर युग्मक है शुक्राणु, मादा युग्मक है अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी। मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया oogenesis, अंड जनन कहलाएगी। तो बेसिकली युग्मक जनन की क्रिया दो प्रकार की है, शुक्र जनन, अंड जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ये एक बेसिक सी जानकारी आपको समझ में आई होगी कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो उस समय युग्मकों के निर्माण की क्रिया होगी और इसी युग्मकों के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहा जाएगा। और वो कितने प्रकार की बताई हमने? एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। तो इस चैप्टर के पहले आधे भाग में स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर के लास्ट हाफ पार्ट में हम oogenesis, अंड जनन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अभी हमारा डिस्कशन रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी इजीली। अब आगे चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पे फोकस करेंगे। तो 3 बातें मुझे पता होनी चाहिए। नंबर 1, कि शुक्र जनन की प्रक्रिया कहां पर होगी, एक हो गया। नंबर 2, इस प्रक्रिया पर नियंत्रण किसका होगा या रेगुलेशन कौन करेगा, और फिर इस पूरी प्रोसेस में होगा क्या, तो स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी की जाए। ओके, तो सिंपली 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक छोटे से डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अलग से एक चैप्टर है उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको। तो जो मेल इंडिविजुअल है, नर सदस्य की बात कर रहे हैं, तो ये जो गैमीटोजेनेसिस से युग्मक जनन है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे ooजेनेसिस हो, ये प्रक्रियाएं गोनेड, हिंदी में इसे हम कहते हैं जनद, वहां पर होती है। अगर नर सदस्य है तो उसमें जो जनद या गोनेड है उसे टेस्टिस या वृषण कहा जाएगा। यही अगर मादा सदस्य होती तो उसमें जो जनद होता वो ओवरी, अंडाशय होता। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो ये पूरी प्रोसेस कहां होनी चाहिए? टेस्टिस में होनी चाहिए, वृषण में होनी चाहिए। यहां तक ठीक बिल्कुल सिंपल है। अब वृषण में क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी कोशिकाएं हैं, वो सेल्स क्या क्या करेगी, और फिर इस पूरी प्रक्रिया पर कौन नियंत्रण करेगा, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है, गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की क्रिया कहां होगी? जनद में होगी, गोनेड में होगी। बात कर रहे हैं शुक्र जनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो वो प्रक्रिया जिस जनद में होगी उसका नाम टेस्टिस या वृषण है। तो मैं एक डायग्राम के द्वारा टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर हम वृषण की टीएस को देखते हैं तो हमें इस तरह की ये कुछ संरचनाएं दिखती हैं। सिंपली ध्यान रखना, ये जो संरचनाएं या ये जो पिंड वृषण के अनुप्रस्थ काट में दिखते हैं हमें, इनका नाम है, इंग्लिश में इनको कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाम याद रहेगा, हिंदी नाम याद कर ले, शुक्र जनन नलिकाएं। तो जैसे ही टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट को हम देखते हैं तो ऐसे कुछ पिंड हमें दिखाई देते हैं और इन्हें नाम दिया गया शुक्र जनन नलिकाएं। ये वृषण की इकाई संरचना है। दे आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम देखें तो यहां पर हमें ऐसी कुछ सेल्स दिखाई देती हैं। यहां तक ठीक। अब बात ध्यान क्या रखनी है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में
दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्र जनन नलिकाओं में दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो नाम हमें याद रहने चाहिए। पहली वाली जो सेल्स हैं उनका तो नाम है इन्हें हिंदी में आद्य जनन कोशिकाएं या आदि जनन कोशिकाएं, अंग्रेजी में नाम लिखा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं 2n द्विगुणित हैं। वास्तव में ये जनन उपकला कोशिकाएं हैं और यही वो कोशिकाएं हैं जो सम्मिलित होती हैं कौन सी प्रक्रिया में? शुक्र जनन की प्रक्रिया में, और निर्माण करती है स्पर्म का, शुक्राणु का। तो कहां है वो कोशिकाएं? वृषण की संरचना में शुक्र जनक नलिकाएं हैं और वहां पर ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहले प्रकार की हो गई। नंबर 2, इन्हीं नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में कुछ कोशिकाएं और हैं जिन्हें नर्स सेल्स, इन्हें सर्टोली कोशिकाएं, सपोर्टिंग सेल, इन नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में इन्हें हम आलंबन कोशिकाएं कहेंगे। तो 3 नाम बताए मैंने इनके लिए, नर्स सेल, सपोर्टिंग सेल और सर्टोली कोशिकाएं। ये भी कहां है? शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर। अब ये कोशिकाएं करती क्या है? तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, आपको इन कोशिकाओं का काम पूछा जा सकता है। तो पहला काम तो क्या है कि जो परिवर्धनशील शुक्राणु हैं इन अवस्थाओं से गुजरेगा। तो डेवलपिंग स्पर्म परिवर्धनशील शुक्राणु को इन कोशिकाओं के द्वारा पोषण प्रदान किया जाएगा। एक्चुअल में ये कोशिकाएं जब शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु बनाएगी तो शुक्राणु का शीर्ष भाग इन कोशिकाओं में धसा हुआ रहेगा और ये कोशिकाएं उस परिवर्धनशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। एक काम तो ये। नंबर 2, नर्स कोशिकाएं क्या करती है? एक इनहिबिन हार्मोन बनाती है। क्या करेगा वो इनहिबिन हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन शुक्र जनन की क्रिया पर ऋणात्मक नियमन करता है, नेगेटिव रेगुलेशन। क्या मतलब है इसका? कि जब पर्याप्त संख्या में शुक्राणु बन गए और उस समय शुक्र जनन की क्रिया को रोकना है कुछ समय के लिए, तो उस समय ये नर्स कोशिकाएं इनहिबिन हार्मोन का निर्माण करेगी और इस प्रक्रिया को रोक देगी। तो ऋणात्मक नियमन ये कोशिकाएं करेगी। कौन सी क्रिया का? शुक्र जनन की क्रिया का। यहां तक ठीक। इसके अलावा इन कोशिकाओं द्वारा एक एंटी मुलेरियन हार्मोन और बनाया जाता है। क्या होता है कि जब गर्भावस्था है, भ्रूण माता के गर्भाशय में है, तो उसमें 2 प्रकार की नलिकाएं हैं, वॉल्फियन नलिका, मुलेरियन नलिका। नाम याद रहेंगे। ये नलिकाएं परिवर्धन के अगले चरण में क्या बनाएगी वो सुनना। मुलेरियन नलिका अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका का निर्माण करेगी, जबकि वॉल्फियन नलिका शुक्रवाहिनी का निर्माण करेगी। अब अगर वो जो गर्भ है, परिवर्धनशील भ्रूण है, अगर वो नर है, मेल है, तो उसे फैलोपियन नलिका की तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो
ऐसी स्थिति में ये कोशिकाएं एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाएगी, ताकि मुलेरियन डक्ट जो भविष्य में आगे जाके फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी बनाती, उसका परिवर्धन वहीं रुक जाएगा और उस मुलेरियन नलिका से आगे जो अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये काम बताए दोनों कोशिकाओं के मैंने। इसके अलावा अगर मैं वृषण के अनुप्रस्थ काट को देखूं तो मुझे इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर मतलब यहां, लेकिन ये कोशिकाएं भी है तो टेस्टिस के अंदर। तो वृषण की बात आए तो वृषण में कोशिकाएं 3 प्रकार की हैं, 2 नलिकाओं के भीतर और तीसरी हम जो बात कर रहे हैं वो नलिकाओं के बाहर। ये जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं इनका हमने नाम दिया, इन्हें लैडिंग सेल्स कहा जाता है। हिंदी में इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं कहा जाएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अंतराली कोशिकाएं क्या करेगी, तो थोड़ा सा अब समझते हैं इसको। वृषण की संरचना के बारे में समझ में आया आपको। अनुप्रस्थ काट है, 3 प्रकार की कोशिकाएं मैंने बताई, हर कोशिका का अपना काम है। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं। ओके, क्या होगा, हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्यूबर्टी एज में, किशोर अवस्था 13 से 14 वर्ष की जो आयु है उसमें पीयूष ग्रंथि ने एक हार्मोन स्त्रावित किया। उस हार्मोन का नाम है FSH, पूरा नाम हो जाएगा फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। किसने बनाया, पीयूष ग्रंथि ने बनाया। कब बनाया, किशोर अवस्था में बनाया। ये हार्मोन रुधिर के साथ टेस्टिस में आया, वृषण तक पहुंचा और आकर इसने अपना काम किया आदि जनन कोशिकाओं पर जो टेस्टिस में थी। और इसी हार्मोन के प्रभाव से वृषण में कौन सी प्रक्रिया शुरू हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। यहां तक ठीक। फिर क्या हुआ, जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने एक दूसरा हार्मोन बनाया जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन भी रुधिर के द्वारा वृषण में पहुंचा, लेकिन इसने अपना काम कौन सी कोशिकाओं पर किया, अंतराली कोशिकाओं पर, लैडिंग सेल पर। और उस LH की प्रेरणा से लैडिंग कोशिकाओं ने एक हार्मोन बनाया जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये नर लिंग हार्मोन है। शुक्राणुओं का परिपक्वन होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ऐसे लक्षणों पे ये टेस्टोस्टेरोन नियंत्रण करेगा। तो ओवरऑल कंट्रोल समझ में आया। 2 हार्मोनों का कंट्रोल है, FSH, LH। FSH अपना काम कहां करेगा, LH अपना काम कहां करेगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड पार्ट, पहले हमने गैमेटोजेनेसिस डिस्कस किया, प्रक्रिया कहां होगी वो डिस्कस किया, युग्मक जनन कितने प्रकार का है वो डिस्कस किया, और फिर एक वृषण की संरचना, कौन से हार्मोनों का वहां नियंत्रण है और कौन सा हार्मोन क्या काम करेगा, ये हमने एक डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं। तो मैंने एक आरेख के द्वारा शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित यहां पर किया है, दिख रहा होगा आपको। तो अब थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं, हालांकि आरेख से हमने स्पष्ट किया हुआ है। तो अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या किया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, हिंदी में हमने इसको कहा है
शुक्र जनन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को हमने कितने भागों में बांट लिया? वी हैव 2 पार्ट्स। क्या होगा पहले भाग में? तो पहले भाग का नाम दिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एक अभी मैं समझाता हूं क्या होगा इसमें। और दूसरे का नाम दिया स्पर्मेटोलाइसिस। समझते हैं? तो आज का टॉपिक मेरा इस पर बेस्ड है। इस पे अपन अलग से एक लेक्चर तैयार करेंगे। ओके, तो पहले क्या है वो समझे। डायग्राम देखना एक बार, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। 1, 2 और 3 मतलब क्या हुआ? आदि जनन कोशिकाएं। क्लियर? आप इन्हें जनन उपकला कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और मैंने फाइनली बनाया, इसको भूल जाना, इससे ऊपर ऊपर चलना। ये जो स्पर्मेटिड्स बने, हिंदी में इसे कहेंगे शुक्राणु पूर्व कोशिका। तो क्या कहेंगे कि शुक्राणु पूर्व कोशिका स्पर्मेटिड्स के निर्माण का जो चरण है उसे तो कहेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जब एक बार ये शुक्राणु पूर्व कोशिका बन जाएगी तो फिर इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा किस में? स्पर्म में या शुक्राणु में। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका का शुक्राणु में परिवर्तन, इसे हम स्पर्मेटोलाइसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो मोटे रूप से आपको 2 बातें याद रखनी है। शुक्र जनन की क्रिया के 2 चरण हैं। पहला चरण स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें हम शुक्राणु पूर्व कोशिका बनाएंगे। दूसरा है स्पर्मेटोलाइसिस, उसमें उस शुक्राणु पूर्व कोशिका को हम शुक्राणु में परिवर्तित कर देंगे। तो आज का टॉपिक मेरा किससे रिलेटेड है मैंने लिखा है, हम पहले भाग में डिस्कस कर रहे हैं, तो यही मैंने यहां पर बनाया है। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको। ओके, नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपली ध्यान रखें, बहुत सरल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा आरेख आप याद कर दें तो इजीली इसके बारे में लिखा जा सकता है। ओके, पहली स्टेप की बात, पहली अवस्था की बात हमने की है मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में मैं लिख देता हूं इसको। इस अवस्था को हम कहेंगे ये गुणन अवस्था है। बात ठीक? अब जब गुणन अवस्था है तो इस पूरी अवस्था के दौरान जो भी विभाजन होंगे वो सभी विभाजन आपके कौन से होंगे? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होंगे। और 11th में पढ़ा है जब भी विभाजन कौन सा हो? समसूत्री, मतलब गुण सूत्रों की संख्या नियत कांस्टेंट बनी रहेगी। तो समझते हैं गुणन अवस्था को। मोटे रूप से आपको इतना याद रखना है, ये पहली अवस्था है और इस समय माइटोसिस समसूत्री विभाजन होते हैं। अब क्या होगा? ये वाली कोशिका हम लिख भी सकते हैं आदि जनन कोशिका। ये टेस्टिस में गई और वहां जाकर इसने समसूत्री विभाजन किए और निर्माण किया स्पर्मेटोगोनिया का। किसका निर्माण किया? ये खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। कौन से विभाजन द्वारा बने? समसूत्री विभाजन द्वारा। इसलिए स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित संरचनाएं हैं। बात याद रहेगी। इन्हें शुक्राणु मात्र कोशिका इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक केवल समसूत्री विभाजन हुए, जो भी ये बनाए हैं वो सब द्विगुणित हैं।
आगे बढ़े। सेकंड जो अवस्था आएगी वो हमारी ग्रोथ अवस्था है, ग्रोथ फेज है। हिंदी में आप इसे वृद्धि अवस्था कहोगे। देखो ग्रोथ हो रही है तो मैंने साइज बढ़ा दी है, मतलब ग्रोथ अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा, ना माइटोसिस ना मियोसिस। केवल ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने आकार में वृद्धि करेंगे। आकार बढ़ा, आकार बढ़ते ही जो संरचना बन गई उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी 2n है क्योंकि कोई विभाजन हुआ ही नहीं, केवल ग्रोथ हुई। तो वृद्धि अवस्था में केवल वृद्धि होगी, विभाजन नहीं होगा, और जो संरचना बनेगी उसका नाम है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यहां तक ठीक। आगे चले, अगली अवस्था आई मैच्यूरेशन फेज। इसे हम हिंदी में नाम दे देंगे विभेदन अवस्था। विभेदन में जो विभाजन हो रहे हैं वो आपके मियोसिस हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने पढ़ा है, 2 भागों में होता है। पहले होना चाहिए मियोसिस फर्स्ट, बाद में होना चाहिए मियोसिस सेकंड, ऐसा ही होता है। तो पहले हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट था, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, यहां 2n थे, यहां n। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो द्विगुणित है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगुणित है। फिर एक बार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, इससे 2 बनी, इससे 2 बनी, कुल मिलाकर एक स्पर्मेटोगोनिया अगर इस क्रिया में भाग ले तो 1 2 3 4, ये 4 अगुणित संरचनाएं बनी जिनका नाम स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्व कोशिका है। और इसी के साथ विभेदन खत्म हुआ। तो याद इतना ही रखना है, गुणन समसूत्री विभाजन, वृद्धि कोई विभाजन नहीं, विभेदन अर्धसूत्री विभाजन। और इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला चरण स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पूरा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज डिस्कस करते हैं, क्या होता है। अभी अपने एक टेस्टिस का डायग्राम बनाया था, ये शुक्र जनन नलिकाएं बनाई थी। यहां पर हमने कहा था आदि जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया है। ओके, फाइनली यहां स्पर्म बनने चाहिए बीच में, यानी परिधि से केंद्र की ओर ये चरण उपस्थित होंगे, ये अवस्थाएं उपस्थित होगी। मतलब परिधि की ओर ये वाली अवस्थाएं, थोड़ा अंदर की तरफ चले तो फिर ये, और थोड़ा अंदर चले तो ये। शुक्राणु आपको ठीक केंद्र में दिखेंगे। अगर इस प्रकार शुक्र जनन की क्रिया टेस्टिस में होती है परिधि से केंद्र की ओर, पेरिफेरल टू सेंट्रल, अगर ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो तो इसे हम होलोगोनिक नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? मानव में होलोगोनिक प्रकार का स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है टेस्टिस में। लेकिन अगर मैं कीटों के टेस्टिस को देखूं, इंसेक्ट के, ग्रासहोपर उसकी देख सकते हैं अपन, टिड्डी का देख सकते हैं, तो वहां ऐसा नहीं है। वहां पर यह प्रक्रिया कैसे होगी कि टेस्टिस के वहां 2 भाग है, समीपस्थ दूरस्थ, एक निकट वाला एक दूर वाला। तो वहां क्या होता है कि यह प्रक्रिया परिधि से केंद्र की ओर नहीं होकर समीपस्थ से दूरस्थ की ओर होती है। यानी समीपस्थ में ये हिस्से होंगे, दूरस्थ में ये होगा, तो उसे हम टीलोगोनिक प्रकार का स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हार्मोनल कंट्रोल समझ में आया, FSH और LH का, जो पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन बनाए वो। सर्टोली कोशिकाओं का काम आपको याद हुआ। इसके अलावा आदि जनन कोशिकाएं क्या करेगी वो समझ में आया। लेडिंग या अंतराली कोशिकाएं क्या करेगी वो समझ में आया। अब कल हमारा डिस्कशन रहेगा शुक्र कायांतरण के बारे में। उसमें हम इस शुक्राणु पूर्व कोशिका को बदलेंगे शुक्राणु के अंदर और मोटे रूप से 5 परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।